सबसे पहले मैं एक बार आप सबका परिचय भी मैं करवा दूं। हमारे झारखंड प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी मौजूद, यहाँ पर जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी, खगड़िया से हमारे सांसद राजेश वर्मा जी, वैशाली से हमारी सांसद वीना देवी जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी, समस्तीपुर से हमारी सांसद शांभवी चौधरी जी। साथियों, आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज यहाँ झारखंड रांची में आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से हमारे कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पे मौजूद थे। इस कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर था। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए 5 साल हो गए थे और ये प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव आयोग में ये हर 5 साल के बाद चुनाव की इस प्रक्रिया को हम लोग को दर्ज कराना होता है। पार्टी के संविधान के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद 5 साल के लिए होता है। पिछली बार 2019 पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। बहरहाल उसके बाद पार्टी ने कई तरीके के उतार चढ़ाव देखे, आप लोग की जानकारी में है ही वो तमाम विषय। पार्टी परिवार में एक टूट हुई, एक नए नाम के साथ हम लोगों ने पार्टी की शुरुआत की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। पर यह प्रक्रिया वही है। तो पिछली बार 2019 के नवंबर में हमारा चुनाव हुआ था। इस नवंबर तक दोबारा चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना था, पर क्योंकि आने वाले दिनों में कई और राज्यों में चुनाव है और संभवतः उसकी व्यस्तता ज्यादा होगी, झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में हम लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा किया और आज पुनः हमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा चुना गया। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोगों ने इस बैठक को रखा भी था। बहरहाल, जहां एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था इस बैठक का, वहीं अलग अलग राज्यों में हो रहे और होने वाले विधानसभा के चुनाव भी एक चर्चा का विषय थे। झारखंड में भी आने वाले दिनों में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, जम्मू कश्मीर में नोटिफिकेशन आ चुका है और आज क्योंकि इस बैठक में हर राज्य के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, तो ये सुझाव प्रदेश कार्यकारिणी से लिया गया है, प्रदेश की इकाई से लिया गया है कि कौन अपने अपने राज्यों में किस भूमिका में चुनाव लड़ना चाहता है। भूमिका से मेरा तात्पर्य यह है कि गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ना, और या फिर ऐसे राज्य जहां पे हम लोग का संगठन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है, वहां पर अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्वतंत्र है। नागालैंड में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था और वहां पर आज की तारीख में हमारे 2 विधायक, और हाल फिलहाल के दिनों में लोकल बॉडी के इलेक्शन थे तो 2 काउंसलर भी वहां पर हमारे जीते। ऐसे में प्रदेश के जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर प्रदेश से भी ये सुझाव मांगा गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हम लोग का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से एनडीए का हम लोग हिस्सा है। पर वो राष्ट्रीय चुनाव की बात है, लोकसभा के चुनाव की बात है। काहे बगाहे अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में पार्टी ने गठबंधन किए हैं। इसके पूर्व भी 2014 में झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग का गठबंधन हुआ था और एक सीट गठबंधन के तहत हम लोग को दी गई थी, शिकारीपारा की एक सीट, जिसमें हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बहरहाल, इस बार ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्य इकाई को दी गई है, क्योंकि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है या अकेले। गठबंधन के तहत राज्य इकाई चुनाव लड़ना चाहती है, इन बातों को औपचारिक तौर पर भी गठबंधन के समक्ष
आने वाले दिनों में रखा जाएगा। और अगर सीटों का तालमेल ठीक से बैठता है तो गठबंधन के तहत, और अगर नहीं, और अगर राज्य इकाई ने चाहा तो फिर हम लोग अकेले भी हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। जहां एक तरफ हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और ये तमाम आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में चुनाव है उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की, तो वहीं कई ऐसे ज्वलंत विषय जो हाल फिलहाल के दिनों में जिनको लेकर काफी चर्चा रही, भले वो वक्फ बोर्ड वाला मामला हो, लैटरल एंट्री को लेकर हो, या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आए जिसकी वजह से अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र उसमें किया गया, इन तमाम विषयों पर भी कार्यकारिणी में बैठक हुई और सबने सर्वसम्मति से हमारी केंद्र सरकार, जिसका मैं खुद एक हिस्सा हूं, केंद्र एनडीए की केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबने एक धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण फैसले पर और हर महत्वपूर्ण फैसले की गंभीरता को समझते हुए उचित फैसला लेने का काम किया, भले वो क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र हो। उस दिन कैबिनेट मीटिंग में मैं भी मौजूद था, जिस कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं रहेगा, और यही सोच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद इन प्रावधानों का बनना संभव हो सकता था, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया। अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी रहा है। अनुसूचित जाति का आधार कभी भी शैक्षणिक आधार या आर्थिक आधार नहीं रहा। ये वो जातियां हैं जिनको भारत के संविधान में शेड्यूल किया गया है, जो कभी ना कभी छुआछूत का शिकार रही, और इसीलिए इन्हें शेड्यूल कास्ट कहलाया गया। तो जब आधार अनटचेबिलिटी है, आज की भी तारीख में हम लोग को उदाहरण सुनने को मिलते हैं कि एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका गया, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। हाल फिलहाल के दिनों में एक आईपीएस ऑफिसर ने अपनी बारात निकालने के लिए सुरक्षा की मांग की, एक आईपीएस अधिकारी मांग करता। मुख्यमंत्री रहते हुए कई ऐसे नेता हैं जो मंदिर गए और मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। तो ये आधार भेदभाव का इसमें छुआछूत है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन था उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं था, जो हम लोग थे एक चिंता का विषय था। और इस चिंता को हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ समझा बल्कि इसमें उचित फैसला लेते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के वक्त आरक्षण के प्रावधानों को बनाया गया था, उसी आधार पर यह व्यवस्था आगे भी चलती रहेगी। तो जहां प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद उसके लिए, वही लेटरल एंट्री को लेकर भी हम लोग की चिंता थी। डायरेक्ट नियुक्तियों के माध्यम से जिस तरीके से SC, ST, OBC के आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया, ये भी हम लोग लिए चिंता का विषय था। इसका एडवर्टीजमेंट को प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार विड्रॉ किया गया, जो पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट, उनका समर्पण सामाजिक न्याय के प्रति दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा समाज के उस वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए फैसले लेने का काम किया जो अभी भी हाशिए पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का इस एडवर्टीजमेंट को विड्रॉ करना उनके इस कमिटमेंट को, उनके इस समर्पण को समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के प्रति दर्शाता है। और यही हम लोगों की मांग भी थी, हम लोगों ने भी इसी बात का आग्रह किया था। मैं खुद सरकार का हिस्सा हूं, मेरे पास वो मंच है जहां पर मैं इन बातों को मैं रख सकता हूं सरकार के भीतर, और इन बातों को रखा गया। और पुनः प्रधानमंत्री जी का मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। इसी क्रम में वक्फ बोर्ड वाला भी एक मामला था, जिसके संशोधन को लेकर एक विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया, और उसको भी प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यक समाज से आने वाले हर स्टेक होल्डर की भावना को सम्मान देने की दृष्टि से हर स्टेक होल्डर को अपनी बात रखने का मौका मिले। हम लोगों की भी मांग थी कि इसको कमेटी में रेफर किया जाए।
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया और जेपीसी में इसको रेफर किया गया, जिसमें हर स्टेक होल्डर को ये मौका मिलेगा कि वो जाए और अपनी बातों को, अपनी शंकाओं को, अपने सुझावों को उस कमेटी के समक्ष वो दर्ज करा सकता है। ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिन्होंने मेरी सरकार, एनडीए की सरकार और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामाजिक न्याय, जिसमें सबका साथ सबका विकास की सोच पर हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। सबका साथ और सबका विश्वास को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन तमाम विषयों पर लिए गए फैसलों को आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय